कक्षा 12 राजनीति विज्ञान सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आइए जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर। तिथि के हिसाब से हम यहाँ पर क्रम दे रहे हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1967, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992, विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2001। आसियान में या आसियान शैली क्या है? आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। खुले द्वार की नीति अपनाई चीन ने। खाली स्थानें जिन्हें भरना है, हम उन स्थानों को भरने के बाद बात रखते हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच के कार्यों में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में तालमेल करना शामिल है। चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ दोतरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। सुरक्षा समुदाय आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के प्रमुख उद्देश्य: अंतर क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर हल ढूंढना। क्षेत्रीय संगठन अंतर क्षेत्रीय समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर हल ढूंढने में अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक कामयाब हो सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र के किन्हीं दो राष्ट्रों में किसी मामलों को लेकर विवाद है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने से दोनों देशों में कटुता बढ़ेगी। यदि क्षेत्रीय संगठन अपने सदस्य देशों के आपसी विवाद का हल ढूंढने में सफल रहते हैं, तो आपस में अनावश्यक द्वेष अथवा विनाश से बचा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को सुगम करना। यदि छोटी छोटी क्षेत्रीय समस्याओं को क्षेत्रीय संगठनों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर हल कर लिया जाए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य हल्का हो जाएगा। वह बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अपना समय लगा सकता है। बाहरी हस्तक्षेप का मुकाबला। क्षेत्रीय संगठनों में आमतौर पर यह प्रावधान रखा जाता है कि क्षेत्र के किसी एक देश में बाहरी हस्तक्षेप होने पर संगठन के अन्य सदस्य उस देश की सहायता करेंगे। ऐसे संकट के समय समस्त क्षेत्रीय देश बाहरी हस्तक्षेप का डटकर मुकाबला करेंगे। क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता की स्थापना। क्षेत्रीय संगठनों में आपसी सहयोग की भावना और एकता स्थापित होती है। क्षेत्र के विभिन्न देश क्षेत्रीय संगठन बनाकर आपस में राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग कर लाभ उठा सकते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में अधिक शांतिपूर्ण एवं सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। आगे देखिए, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है? भौगोलिक एकता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक निकटता के कारण क्षेत्र विशेष में आने वाले देशों में संगठन की भावना विकसित होती है। पारस्परिक निकटता से आर्थिक सहयोग और अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करके कम धन व्यय होता है और बचे हुए धन का उपयोग अपने अपने देश के विकास के लिए कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि भौगोलिक निकटता क्षेत्रीय संगठनों को शक्तिशाली बनाने में और उनके प्रभाव में वृद्धि में योगदान देती है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं? आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी है। आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें: आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत द्वारा हल निकालने को महत्व देना। इस नीति से आसियान ने कंबोडिया के टकराव और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और शेष गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है।
एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश मामलों की ओर ध्यान देना, नियमित रूप से वार्षिक बैठक का आयोजन करना। आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। आसियान समुदाय के मुख्य 3 स्तंभ हैं: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। 2003 में आसियान के 3 स्तंभों के आधार पर इसे समुदाय बनाने की दिशा में प्रयास किया जाए। उद्देश्य: आसियान सुरक्षा समुदाय यह क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। इस स्तंभ के उद्देश्यों में शामिल है आसियान सदस्य देशों में शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, साथ ही राष्ट्रों को आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करना। आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, इस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूद व्यवस्था को भी सुधारता है। आसियान सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य है कि आसियान सदस्य देशों के बीच संघर्ष या टकराव की जगह सहयोग और बातचीत को बढ़ावा दिया जाए। यह सदस्य देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करके संवाद और परामर्श के लिए रास्ता तैयार करते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? आर्थिक सुधारों के प्रारंभ करने से चीन सबसे अधिक तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है। माना जाता है कि इस गति के चलते सन 2040 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। आज की चीनी अर्थव्यवस्था पहले की नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार अलग है, इसे कुछ बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। आर्थिक सुधारों के हेतु खुले द्वार की नीति। सन 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक रूपरेखा सोवियत मॉडल पर आधारित थी। इसका जो विकास मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकालकर सरकारी नियंत्रण में पड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय काफी कम थी। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में बड़े नीतिगत निर्णय लिया। सन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवाद को समाप्त किया। सन 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्योपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई है कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका अपनाया, खेती और उद्योगों का निजीकरण। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने का स्थान पर अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। सन 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। उसके बाद 1998 में उद्योगों के व्यापार संबंधी अवरोधों को केवल विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया। वहाँ विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। कृषि और उद्योग दोनों का विकास। आज की चीनी अर्थव्यवस्था को मूल रूप से उभरने का अवसर मिला है। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून और विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात सेज के निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कृषि और उद्योगों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। विश्व व्यापार संगठन में शामिल राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाला देश चीन आज पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा है। चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था का एक मनचाहा रूप देने की है। चीन की आर्थिक स्थिति में तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। गांव और शहर के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, परंतु क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं।
इसी स्थिति के कारण जापान, अमेरिका और आसियान तथा रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। आशा की जाती है कि चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। सन 1997 में वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के उभारने में काफ़ी मदद की है। इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानियां सुलझाई? उन कदमों की चर्चा कीजिए जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के नेता यूरोप की समस्याओं को लेकर काफी परेशान रहे। द्वितीय विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। सन 1945 तक यूरोपीय देशों में अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। यूरोपीय देशों की कठिनाइयों को सुलझाने के लिए प्रयास किए गए। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना एवं अमेरिका द्वारा सहयोग। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अभूतपूर्व सहायता की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों में व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की सहायता शुरू की। यूरोपीय परिषद का गठन एवं राजनीतिक सहयोग। सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप सन 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन और राजनीतिक स्वरूप। यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। सन 1992 में इस प्रक्रिया के परिणत यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति से आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य के रूप में एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर अधिक से अधिक राजनीतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय संघ का कोई संविधान नहीं बन सका, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, राष्ट्रीय दिवस और अपनी मुद्रा है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की है। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत इनके देश के सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं? यूरोपीय संघ को एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाने में कुछ तत्व प्रमुख सिद्ध हुए हैं। समान राजनीतिक रूप। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर अधिक से अधिक राजनीतिक रूप लेता गया है। यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा, गान, स्थानीय स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा यूरो है। इससे साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति में सहायता मिली है। आगे देखिए, सहयोग की नीति। यूरोपीय संघ ने सहयोग की नीति को अपनाया है। यूरोपीय संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों में एक दूसरे की मदद की। इससे भी इस संघ का प्रभाव बढ़ा। इस महाद्वीप के इतिहास ने सभी यूरोपीय देशों को सिखा दिया कि क्षेत्रीय शांति और सहयोग ही अंततः उन्हें समृद्धि और विकास दे सकता है। संघर्ष और युद्ध विनाश और पतन का मूल कारण होते हैं। आर्थिक प्रभाव या शक्ति। यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक है। सन 2005 में वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी भागीदारी अमेरिका से 3 गुनी अधिक है और इसी के चलते वह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में बराबरी से बात करता है। इसकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव इसके निकटतम देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के देशों पर भी है। राजनीति और कूटनीति का प्रभाव। इस संघ का राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव भी कम नहीं है। इसके 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं।
संघ के कई अन्य सदस्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल हैं। विश्व के अन्य देशों की नीतियों को प्रभावित करना। यूरोपीय संघ में विकास एवं एकीकरण के कारण विश्व के अन्य देशों को प्रभावित करने की क्षमता भी है। वह अमेरिका को प्रभावित कर सकता है और विश्व की आर्थिक सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। सैन्य शक्ति। यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में इस संघ का विश्व में दूसरा स्थान है। चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से अपने विचारों को पुष्ट करें। नंबर 1, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है। विकासशील देश भारत और चीन की अर्थव्यवस्था विकसित होती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये नई अर्थव्यवस्था उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा मुक्त व्यापार नीति की समर्थक हैं। ये अमेरिका और अन्य बहुराष्ट्रीय नियम समर्थक कंपनियां स्थापित और संचालन करने वाले राष्ट्रों को आकर्षित करने के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने, अपने देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। चीन भारत की मित्रता और सहयोग अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन सकता है। यह एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संचालन करने वाले राष्ट्र अमेरिका और उसके मित्रों को चुनौती देने में सक्षम है। आज दोनों ही राष्ट्र अपने यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति कर चुके हैं और अमेरिका को अपने शक्ति के प्रदर्शन से प्रभावित कर सकते हैं। विश्व में चीन और भारत विशाल जनसंख्या वाले देश हैं। यह अमेरिका के लिए एक विशाल बाजार प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इन देशों के कुशल कारीगर और पश्चिम देशों एवं अन्य देशों में अपने हुनर से बाजार को सहायता दे सकते हैं। चीन और भारत विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेते समय अमेरिका और उन बड़ी शक्तियों के एकाधिकार की प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। दोनों देशों के मध्य सड़क निर्माण, रेल लाइन विस्तार, वायुयान और जलमार्ग संबंधी सुविधाओं के क्षेत्र में पारस्परिक आदान प्रदान और सहयोग की नीतियां अपनाकर अपने को दोनों राष्ट्र शीघ्र ही महाशक्तियों की श्रेणी में ला सकते हैं। इन देशों के इंजीनियर्स ने विश्व के सुपर शक्तियों को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त आतंक को समाप्त करने में सहयोग देकर तस्करी रोकने, नशीली दवाओं के उत्पादन पर रोक आदि में अपनी भूमिका द्वारा ये विश्व व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। निसंदेह चीन और भारत ऐसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं जो मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता रखती हैं। अगला क्वेश्चन, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और उन्हें मजबूत करने पर टिकी है क्योंकि ये संगठन व्यापार, उद्योग धंधों, खेती आदि संस्थाओं को बढ़ावा देते हैं। इन संगठनों के निर्माण के कारण ही रोजगार में वृद्धि होती है और गरीबी समाप्त होती है। किसी भी देश के विकास में क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का विशिष्ट महत्व होता है। क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बाजार शक्तियों और देश की सरकारों की नीतियों से विशेष संबंध रखते हैं। प्रत्येक देश अपने यहाँ कृषि उद्योगों और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए परस्पर क्षेत्रीय सहयोग राज्यों से सहयोग मांगते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें उनके उद्योग के लिए कच्चा माल मिले। यह तभी संभव होगा जब उन क्षेत्रों में शांति होगी। ये संगठन किसी व्यापार में पूंजी निवेश, श्रम गतिशीलता आदि के विस्तार में सहायक होते हैं और अपने क्षेत्रों में समृद्धि लाते हैं। भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बृहत्तर सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी दीजिए। भारत और चीन के बीच विवाद के मामले, सीमा विवाद। चीन ने कुछ ऐसे मानचित्र प्रकाशित किए जिनमें भारतीय भूभाग पर चीनी दावा किया गया। यहीं से सर्वप्रथम सीमा विवाद प्रकट हुआ। चीन ने पाकिस्तान के साथ संधि करके कश्मीर का कुछ भाग अपने अधीन कर लिया, जिसे तथाकथित पाकिस्तान द्वारा हथियाए गए कश्मीर का हिस्सा माना जाता है। चीन भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है। 1962 में सैनिक मुठभेड़ और असफलता। सन 1962 में सैनिक मुठभेड़ की असफलता का परिणाम चीन के साथ संबंधों में कटता आना रहा। सन 1979 में वियतनाम पर हमला करते समय चीन ने यह घोषणा की थी कि दंडानुशासन वाली यह कार्रवाई सन 1962 के नमूने पर की गई थी। इस तरह के वक्तव्यों को अनसुना करना असंभव है। विश्व व्यापार में एक जैसी नीतियों को अपनाना। चीन और भारत दोनों ही विकासशील है।
अतः विकास के लिए विश्व व्यापार संगठन में समान नीति अपनाते हैं। समान नीति के कारण प्रतिद्वंद्विता की भावना पैदा होती है। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। सन 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का चीन ने काफी विरोध किया, जबकि वह स्वयं परमाणु अस्त्र शस्त्र रखता है। भारत चीन मतभेद दूर करने के सुझाव। सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण। चीन और भारत दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ हो, भाषा और साहित्य का आदान प्रदान हो, एक दूसरे के देश के लोग भाषा और साहित्य का अध्ययन करें। नेताओं का आवागमन। दोनों ही देशों के प्रमुख नेताओं को एक दूसरे देश में आना जाना चाहिए ताकि वे अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, जिससे कि सद्भाव और सहयोग की भावना पैदा हो। व्यापारिक संबंध। दोनों ही देशों में तकनीक संबंधी सामान व व्यक्तियों का आदान प्रदान हो। कंप्यूटर आदि के आदान प्रदान से भारत और चीन दोनों देशों में आंतरिक व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। आतंकवाद पर संयुक्त दबाव। भारत और चीन आतंकवाद को समाप्त करने में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और ऐसे देशों पर दबाव डाल सकते हैं जो आतंकवादियों को शरण देते हैं। यह तभी हो सकता है जब दोनों ही देश संयुक्त रूप से दबाव डालें। पर्यावरण सुरक्षा समस्या का समाधान। दोनों ही देश पर्यावरण सुरक्षा की समस्या का संयुक्त रूप से समाधान कर सकते हैं और एक दूसरे देश में प्रदूषण फैलाने वाले समस्याओं को दूर करने में सहयोग कर सकते हैं। विभिन्न देशों में मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करके चीन और भारत तिब्बत शरणार्थियों और तिब्बत से जुड़ी समस्याओं, ताइवान की समस्या के समाधान और भारतीय सहयोग एवं नैतिक समर्थन बढ़ाकर, निवेश को बढ़ाकर, मुक्त व्यापार नीति, वैश्वीकरण और उदारीकरण संचार साधनों में सहयोग करके एक मैत्रीपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि परस्पर सहयोग एवं बातचीत द्वारा दोनों देशों के बीच दूरी कम हो सकती है और जो मन मुटाव की स्थिति रही है वह समाप्त की जा सकती है। संघर्ष से व्यवस्था को कभी गति नहीं मिलती। सहयोग से विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान बढ़ता है। आगे देखते हैं ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति किसके द्वारा और कब अपनाई गई थी। इस नीति का चीन पर क्या प्रभाव अर्थात असर पड़ा। चीनी नेता देंग शियोंगपेंग ने सन 1978 में ओपन डोर अर्थात मुक्त द्वार की नीति अपनाई। इसका देश पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। इस नीति के कारण चीन ने अद्भुत प्रगति की तथा वह आगामी वर्षों में विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकामयाब रही। यह आप इस प्रकार से जिस प्रकार टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज डूबकर नष्ट हो गया था, ठीक उसी प्रकार 2003 में यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा एक संयुक्त साझा संविधान निर्मित करने का प्रयास विफल रहा। इसी को लक्ष्य करके बातें कही गई। एरेस केगल्स कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया है। संविधान तथा जहाज दोनों ही अपनी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सके। आगे हम देखते हैं, क्या भारत दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा नहीं है। भारत के पूर्वोत्तरी राज्य आसियान देशों के इतने निकट हैं। भारत दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया का हिस्सा है। भारत आसियान देशों का पड़ोसी देश है, इसलिए भारत के पूर्वोत्तरी राज्य आसियान देशों के इतने निकट हैं। कुछ देश हैं आसियान के सदस्य देश: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया। आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान क्यों सफल रहा और दक्षेश अर्थात सार्क क्यों नहीं? क्या इसलिए कुछ क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा देश नहीं है? आसियान की सफलता का मुख्य कारण इसके सदस्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय टकराव रहित एवं सहयोगात्मक मेल मिलाप था, जिससे निवेश, श्रम एवं सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में सफलता प्राप्त हुई। इसने सदस्य देशों को साझा बाजार एवं उत्पादन आधार तैयार किया है और इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहयोग प्रदान किया है, जबकि दक्षेश सार्क के सफल न होने का कारण इसके सदस्य देशों में बातचीत के माध्यम से आपसी टकराव को समाप्त नहीं किया। फलस्वरूप यहाँ न तो साझा बाजार स्थापित हो सका और न ही निवेश, श्रम एवं सेवाओं के मामले में यह मुक्त क्षेत्र बन सका। चीन में सिर्फ 6 ही विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं और भारत में ऐसे 200 से ज्यादा क्षेत्रों की मंजूरी। क्या यह भारत के लिए अच्छा है?
संख्यात्मक दृष्टिकोण से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र चीन की अपेक्षा अधिक है, लेकिन रचनात्मक दृष्टिकोण से हमें चीन की बराबरी अथवा आगे निकलने की भरपूर कोशिश करनी होगी। भारत में ऐसे 200 से ज्यादा क्षेत्रों में मंजूरी देना भारतीय हितों के सर्वथा अनुकूल ही है। आगे हम देखते हैं, चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने नवंबर 2006 में भारत का दौरा किया। इस दौरे में जिन समझौता पर हस्ताक्षर हुए उनके बारे में पता करें। चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने नवंबर 2006 में भारत की यात्रा की। इस अवसर पर चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मध्य 10 सूत्रीय साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसमें दोनों देशों के लोगों का आपसी संपर्क, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विद्यार्थियों की आपसी आवाजाही के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के समझौते हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप को एकताबद्ध करने के प्रयासों के आर्थिक और राजनीतिक प्रयासों की विवेचना कीजिए। आंसर, पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप को एकताबद्ध करने के आर्थिक राजनीतिक प्रयास प्रमुख रहे। शीत युद्ध सन 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप की शीत युद्ध से भी मदद मिली। शीत युद्ध के दौर में पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप के देश अपने अपने खेमों में एक दूसरे के नजदीक आए। मार्शल योजना 1947, इस योजना के तहत अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अभूतपूर्व सहायता की। नाटो, अमेरिका ने नाटो के तहत पश्चिमी यूरोप में एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का गठन किया। यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन, मार्शल योजना के तहत सन 1948 में यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की सहायता शुरू की। यूरोपीय संघ, 5 मई 1949 को यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई, जिसके तहत आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अपनी सामान्य विरासत के आदर्शों और सिद्धांतों में एकता लाने का प्रयास किया गया। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय, 18 अप्रैल 1951 को पश्चिमी यूरोप के 6 देशों ने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। यूरोपीय अणुशक्ति समुदाय तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, 25 मार्च 1957 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय अर्थात यूरोपीय साझा व्यापार और यूरोपीय अणुशक्ति समुदाय का गठन किया गया। मास्ट्रिक्ट संधि 1991, इस संधि ने यूरोप के लिए एक अर्थव्यवस्था, एक मुद्रा, एक बाजार, एक नागरिकता, एक संसद, एक सरकार, एक सुरक्षा व्यवस्था तथा एक विदेश नीति का मार्ग प्रशस्त किया। इस संधि का नाम है मास्ट्रिक्ट संधि 1991। यूरोपीय संघ 1992, सन 1992 में यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। 1 जनवरी 1999 को यूरोपीय संघ की साझा यूरो मुद्रा को औपचारिक रूप से स्वीकृति दे दी गई। 2007 में लिस्बन संधि पर निर्णय प्रक्रिया में सुधार का महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा, इनकी सीमाएं क्या हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात अनेक यूरोपीय नेता यूरोप के देशों को लेकर दुविधा में पड़े हुए थे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी सत्ता को पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए अथवा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों तथा संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए आयाम देने चाहिए? द्वितीय विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं तथा व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिनके आधार पर यूरोप के देशों के परस्पर आपसी संबंध विकसित हुए थे। सन 1945 तक यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी को अति निकट से देखा था। उन्होंने उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को टूटते हुए देखा था जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों द्वारा समस्याओं का समाधान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने ऐतिहासिक कदम उठाकर अपनी समस्याएं सुलझाई थी। अमेरिकी सहयोग तथा यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना। सन 1945 के बाद यूरोप के देशों में परस्पर मेल मिलाप से शीत युद्ध में भी सहायता मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के पर्याप्त सहयोग प्रदान की थी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के अंतर्गत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना में ही सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी गई।
यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की सहायता प्रारंभ की। यूरोपीय परिषद तथा आर्थिक समुदाय का गठन। सन 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक मील का पत्थर सिद्ध हुई। यूरोप के पूंजीवादी देशों में अर्थव्यवस्था के परस्पर एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ी और इसके फलस्वरूप सन 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन। यूरोपीय संसद के गठन के बाद परस्पर जुड़ाव की इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप हासिल कर लिया। सोवियत खेमे के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और सन 1992 में दूसरी परिणीत यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश तथा सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों एवं न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन हेतु रास्ता तैयार हो गया। यूरोपीय संघ का गठन एक लंबी समयावधि में निर्मित यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से परिवर्तित होकर अधिकाधिक राजनीतिक स्वरूप धारण करता चला गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी सीमा तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही कार्य करने लगे। हालांकि यूरोपीय संघ का एक अलग संविधान निर्मित किए जाने की असफल कोशिश की जा चुकी है, परंतु इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों के संबंधों के मामले में इसने काफी सीमा तक संयुक्त विदेश तथा सुरक्षा नीति भी बना ली है। अन्य सदस्यों को सम्मिलित करते हुए यूरोपीय संघ ने देश के दायरे में रहते हुए विस्तार का प्रयास किया। मुख्यतया नए सदस्य पूर्व सोवियत गुट से थे। यूरोपीय संघ की सीमाएं एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, परंतु अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश तथा रक्षा नीति है जो विभिन्न मुद्दों पर परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध भी होती हैं। जैसे इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मन तथा फ्रांस इस आक्रमण के विरुद्ध थे। इसी तरह यूरोप के कुछ भागों में यूरोप को लागू किए जाने के कार्यक्रम को लेकर भी काफी मतभेद रहे हैं। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ग्रेट ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क तथा स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि तथा संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि विदेशी तथा रक्षा मामलों में कार्य करने की यूरोपीय संघ की शक्ति सीमित है। अगला क्वेश्चन, आसियान के संगठन एवं उसके विजन दस्तावेज 2020 का विस्तार से वर्णन कीजिए। आसियान का संगठन। आसियान की स्थापना दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन अर्थात आसियान की स्थापना सन 1967 में बैंकॉक में की गई थी। इस संगठन के प्रारंभिक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड थे। बाद में ब्रुनोई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया भी आसियान में सम्मिलित हो गए। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया है। आसियान की प्रमुख विशेषताएं। आसियान की प्रमुख संस्थाओं में आसियान सुरक्षा समुदाय, आर्थिक आसियान समुदाय एवं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय आदि है, जिनका विवरण। आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैन्य टकराव तक ले जाने की समझ पर आधारित है। सन 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने अपने समझौते किए, जिनके माध्यम से प्रत्येक देश ने शांति, सहयोग, निष्पक्षता और अहस्तक्षेप को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के आपसी अंतर एवं संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता प्रकट की। सन 1994 में आसियान देशों की सुरक्षा एवं विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार एवं उत्पादन आधार तैयार करना है। इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित वर्तमान व्यवस्था में भी सुधार करना चाहता है। आसियान ने निवेश, श्रम एवं सेवाओं के संबंध में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने कर दी है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान का यह समुदाय संबंधित देशों में शैक्षिक विकास, समाज कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, संचार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। आसियान का विजन दस्तावेज 2020। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के विजन दस्तावेज 2020 की व्याख्या।
आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रामुख्यता दी है। टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की बात की गई है। आसियान के विजन दस्तावेज 2020 के अंतर्गत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय एवं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई है। विजन दस्तावेज 2020 में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहयोग एवं व्यापार उदारीकरण के विभिन्न उपायों पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, माओ युग के पश्चात चीन द्वारा कौन कौन सी नई आर्थिक नीतियां अपनाई गई? इन नीतियों को अपनाए जाने के कारणों एवं लाभकारी परिणामों का विस्तार से वर्णन कीजिए। माओ युग के पश्चात चीन द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीतियां। चीनी नेतृत्व ने 1970 के दशक में आर्थिक संकट से उभरने के लिए कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए, जिनका विवरण: संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध स्थापित करना। चीन ने अपने राजनीतिक एवं आर्थिक एकांतवास को समाप्त करने के लिए सन 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध स्थापित किए। आधुनिकीकरण: सन 1973 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति: सन 1978 में तत्कालीन चीनी नेता देंग श्योंगपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई है कि विदेशी पूंजी एवं प्रौद्योगिकी निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। चीन सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाना: चीन ने अपने देश का आर्थिक विकास करने के लिए बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाया। चीन ने बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए साख थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। इस संबंध में सर्वप्रथम सन 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। तत्पश्चात सन 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। व्यापार संबंधी अवरोधों को मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम स्थापित कर सकते हैं। माओ के पश्चात नई आर्थिक नीतियां अपनाने के कारण सन 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद से चीन पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं कर पा रहा था, जिनके कारण चीनी अर्थव्यवस्था का विकास दर 5 से 6% के मध्य थी, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर की प्रभावशीलता को कम कर रही थी। बढ़ती जनसंख्या विकास से वंचित होती जा रही थी। चीन की राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण खेती की पैदावार उद्योगों को आवश्यकता अनुसार अधिशेष नहीं दे पाती थी। औद्योगिक उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ रहा था। विदेशी व्यापार बहुत कम था। चीन के निवासियों के प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। नई आर्थिक नीतियों के लाभकारी परिणाम: चीन में 1970 के दशक के बाद अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के कारण चीनी अर्थव्यवस्था को अपनी गतिहीनता से उबरने में सहायता मिली। नई आर्थिक नीतियों के लाभकारी परिणाम: कृषि उत्पादों एवं ग्रामीण आय में वृद्धि: चीन ने सन 1982 में कृषि के निजीकरण के बाद कृषि उत्पादों एवं ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बचतों में वृद्धि हुई, जिससे ग्रामीण उद्योगों में तीव्र गति से वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि दर: नई आर्थिक नीतियों के कारण उद्योग एवं कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तीव्र रही। विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि: चीन में व्यापार के नए कानूनों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात सेज के निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन संपूर्ण विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे अधिक आकर्षक देश बनकर उभरा है। विदेशी मुद्रा का भी विशाल भंडार: वर्तमान में चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार उपलब्ध है और इसी ताकत के आधार पर चीन दूसरे देशों में भी निवेश कर रहा है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने आसियान के निर्माण की पहल क्यों की? दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाने की पहल की। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देश बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुए। इस क्षेत्र के देशों ने भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। युद्ध के बाद इस क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
इस क्षेत्र के देशों को शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। इसी चलते दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। यूरोपीय संघ के राजनीतिक स्वरूप पर टिप्पणी। यूरोपीय संघ पर राजनीतिक स्वरूप। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया है। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा है। यद्यपि यूरोपीय संघ की एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा यूरो है। अन्य देशों संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय पर एक टिप्पणी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय साझा बाजार। यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय साझा बाजार का जन्म 25 मार्च 1957 को रोम की संधि के तहत 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इस पर हस्ताक्षर करने वाले 6 राष्ट्र थे: फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। उद्देश्य: यूरोपीय साझा बाजार का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करके समुदाय के क्रमबद्ध आर्थिक विकास की उन्नति करना, सदस्य देशों में निकटता स्थापित करना है। यूरोपीय साझा बाजार के साथ ही यूरोपीय एकीकरण की नींव पड़ी और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सन 1992 में यूरोपीय संघ में बदल गया है। यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा कैसे बन सकता है? यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा। यूरोपीय संघ के सदस्यों की संयुक्त मुद्रा यूरो का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यह डॉलर को चुनौती प्रस्तुत करता नजर आ रहा है, क्योंकि विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की भूमिका अमेरिकी से 3 गुनी है। यूरोपीय संघ राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य रूप से अधिक प्रभावी है। इसे अमेरिका धमका नहीं सकता। यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का प्रभाव अपने पड़ोसी देशों के साथ एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों पर भी है। यूरोपीय संघ की विश्व की एक विशाल अर्थव्यवस्था जो सकल घरेलू उत्पाद में अमेरिका से भी अधिक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों ने आसियान के निर्माण की पहल क्यों की? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों ने आसियान के निर्माण की पहल की। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद के शिकार हुए, बाहरी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। युद्ध के बाद इन्हें राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। शीत युद्ध काल में इन्हें किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। परस्पर टकराव की स्थिति में ये देश अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया के देशों में सहयोग और मेलजोल कराने में सफल नहीं हो रहे थे। भारत और चीन के संबंधों में कटुता पैदा करने वाले प्रमुख मुद्दे। भारत और चीन के संबंधों में कटुता पैदा करने वाले प्रमुख मुद्दे। सीमा विवाद। भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद चल रहा है। यह विवाद मैकमोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश के एक भाग त्वांग तथा अक्साई चीन के क्षेत्र को लेकर है। पाक को परमाणु सहायता। चीन गोपनीय तरीके से पाकिस्तान को परमाणु ऊर्जा एवं तकनीक प्रदान कर रहा है। इससे चीन के प्रति भारत में खिन्नता है। हिंद महासागर में पैठ। चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ जमाना चाहता है। इससे तो उसने म्यांमार से कोको द्वीप लिया है तथा पाकिस्तान में कराची के पास ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। भारत विरोधी रवैया। चीन भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है और सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का विरोधी है। चीन के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार है सुझाव। सांस्कृतिक संबंधों में सुदृढ़ता लाना। चीन और भारत दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ हो, इसके लिए भाषा और साहित्य का आदान प्रदान एवं अध्ययन किया जाए। नेताओं का आवागमन। दोनों देशों के प्रमुख नेता परस्पर एक दूसरे देश का भ्रमण करें, अपने विचारों का आदान प्रदान कर परस्पर सहयोग एवं सद्भाव की भावना को विकसित करें। व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में निरंतर विस्तार किया जाना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा पर समान दृष्टिकोण। दोनों ही देश विश्व सम्मेलनों में
पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में समान दृष्टिकोण अपनाकर परस्पर एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। बातचीत द्वारा विवादों का समाधान। दोनों देश अपने विवादों का समाधान निरंतर बातचीत द्वारा करने का प्रयास करते रहे। आसियान के सदस्य देशों के नाम और इसके प्रमुख उद्देश्यों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। आसियान के सदस्य देश सन 1967 में स्थापित दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन अर्थात आसियान के प्रमुख सदस्य देश 10 हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, दारुल इस्लाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना, दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना, एक समान उद्देश्यों और लक्ष्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य दूसरे संगठनों के साथ लाभप्रद और निकटतम सहयोग बनाए रखना, कृषि, व्यापार और उद्योगों के विकास में हर संभव सहयोग देना, प्रशिक्षण और शोध इत्यादि सुविधाएं देने में परस्पर सहयोग तथा सहायता देना, आसियान देशों का साझा बाजार एवं उत्पादन आधार तैयार करना। अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारों का क्या महत्व है, अथवा यूरोपीय संघ के झंडे में बना हुआ सोने के रंग के सितारों का घेरा किस बात का प्रतीक है। यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के 12 सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। मार्शल योजना क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए महत्वपूर्ण सहायता की है। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल के नाम से प्रसिद्ध है। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन कब और कैसे हुआ। अप्रैल 1991 में पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर कर यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। यूरोपीय संघ की 4 साझी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यूरोपीय संघ की 4 साझी विशेषताएं। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा, स्थापना दिवस, गान और झंडा। यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य ब्रिटेन व फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक एवं सैन्य प्रभाव बहुत अधिक है। यूरोपीय संघ के देशों के मध्य पाए जाने वाले 4 मतभेद। यूरोपीय संघ के देशों के मध्य पाए जाने वाले 4 मतभेद। यूरोपीय देशों की विदेश एवं रक्षा नीति में परस्पर मतभेद पाया जाता है। इराक युद्ध का ब्रिटेन ने समर्थन किया, लेकिन फ्रांस व जर्मनी ने विरोध किया। यूरोप के कुछ देशों में यूरो मुद्रा को लागू करने के संबंध में मतभेद है। डेनमार्क तथा स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साक्ष्य यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। यूरोपीय संघ क्या है, इसके गठन के कोई 2 कारण बताइए। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना फरवरी 1992 में हुई थी। इसका राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य एवं कूटनीतिक रूप से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोपीय संघ के निर्माण गठन के 2 प्रमुख कारण। यूरोप के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक शक्ति से मुकाबला करने के लिए। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना सन 1948 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल के द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर की गई थी। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद करना था। इस संगठन ने एक ऐसा मंच प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामले में एक दूसरे की सहायता की। आसियान के झंडे के विषय में आप क्या जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन अर्थात आसियान के झंडे प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियों को दर्शाया गया है। ये 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दर्शाती हैं, जो परस्पर मित्रता व एकता के धागे में बंधे हुए हैं। झंडे में दिया गया वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। भारत और आसियान के संबंधों को संक्षेप में बताइए। भारत और आसियान के संबंधों के विषय में। भारत और आसियान परस्पर मुक्त व्यापार संधि के प्रयास में हैं। भारत ने 2 आसियान सदस्यों सिंगापुर और थाईलैंड से मुक्त व्यापार संधि कर ली है। भारतीय विदेश नीति में आसियान देशों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। भारत आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति के प्रति आकर्षित हुआ है।
चीन ने खुले द्वार की नीति कब और क्यों अपनाई? सन 1978 में चीन के तत्कालीन नेता देंग श्याओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति की घोषणा की। चीन ने विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए और बाधा मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए यह नीति अपनाई। चीन की नई आर्थिक नीति की कोई 4 असफलताएं। चीन की आर्थिक नीति की 4 असफलताएं। चीन में आर्थिक सुधारों का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है। चीन में अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। पर्यावरण खराब है। चीन द्वारा अपनाई गई अर्थव्यवस्था से ग्रामों और शहरों, तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों में आर्थिक असमानता बढ़ी है। बहुविकल्पी प्रश्न है जिनमें हम प्रश्न बोलेंगे और केवल उनका उत्तर। maastricht संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? आंसर 7 फरवरी 1992। maastricht संधि किस संगठन का आधार है? आंसर यूरोपीय संघ। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का निर्माण किया गया। उत्तर 1949 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? आंसर 1948 में। आसियान का मुख्यालय स्थित है? आंसर जकार्ता में। आसियान का स्थापना वर्ष? आंसर 1967। चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई? आंसर अक्टूबर 1949। चीन में साम्यवादी क्रांति के प्रमुख नेता थे माओ से तुंग। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है? आंसर आसियान। आसियान के झंडे में प्रदर्शित वृत्त किसका प्रतीक है? एकता का। इस प्रकार से यह चैप्टर यहीं पर पूर्ण होता है। मुझे उम्मीद है कि परीक्षा की दृष्टि से परीक्षार्थियों के लिए यह अत्यंत सार्थक सिद्ध होगा।